This is me, Punesh Kumar Temre, and in today's class of design analysis of algorithm, we have to go for the topic Strassen's matrix multiplication, part 3. So, in earlier or previous classes, we have already studied regarding the part 1 and part 2 of Strassen's matrix multiplication. In part 1, we have studied about the algorithm and its steps in part 1. Then in part 2, we have studied about how to solve any particular problem by using Strassen's matrix multiplication algorithm which concern. And now in today's class, we have to go for analysis of Strassen's algorithm. So if we are going for the computation of a recurrence relation of Strassen's algorithm, then recurrence relation will be given as T of n will be equals to B if n is less than equals to 2. Otherwise, it will be 70 n by 2 plus a n square if n is greater than 2. So first, we have to understand how does we have computed this recursive relation. So T of n means what? T of n means we have to go for the computation of product of two matrices और मैट्रिसेस का साइज जो रहेगा वो रहेगा n by n. तो जैसे मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिसेस हमको दिए हैं, तो मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, जबकि ए और बी का डायमेंशन जो रहेगा दैट विल बी n by n. दिस इज व्हाट आवर प्रॉब्लम. तो T of n is nothing but a problem consisting of two matrices whose product we have to compute, जबकि वो दोनों मैट्रिसेस का साइज जो रहेगा वो रहेगा n by n. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो स्ट्रैसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम क्या कर रहा था कि गिवन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में वो डिवाइड कर रहा था. तो प्रोडक्ट जब हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा था तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करते वक्त सिंगल प्रॉब्लम को हमने 7 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया था. जैसे कि आप स्टेप नंबर 2 में देख सकते हैं स्ट्रैसेंस एल्गोरिथम. तो स्टेप नंबर 2 ऑफ स्ट्रैसेंस एल्गोरिथम वी हैव टू गो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ 7 प्रोडक्ट मैट्रिसेस. तो जहां पे हमें दो मैट्रिसेस का एक सिंगल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था, ये सिंगल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने वाले एक प्रॉब्लम को हमने 7 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किए. मींस इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग अ सिंगल प्रोडक्ट वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ 7 प्रोडक्ट्स. जबकि यहाँ जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें 7 प्रोडक्ट कैलकुलेट करने हैं, वो 7 प्रोडक्ट कैलकुलेट करने वाले मैट्रिसेस का साइज जो रहेगा दैट विल बी n by 2 into n by 2. एंड दैट्स व्हाई if we are going for Strassen's algorithm, तो डिवाइड फेज में क्या हो रहा है कि सिंगल प्रॉब्लम जो T of n का था उसके 7 सब प्रॉब्लम बन रहे. दैट्स व्हाई हियर वी हैव 70. क्यों? क्योंकि सिंगल प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू 7 सब प्रॉब्लम्स. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हर प्रॉब्लम का साइज जो था वो हाफ से रिड्यूस हो रहा था. तो इनिशियली अगर हमारे पास सिंगल प्रॉब्लम था जिसका साइज n था, अभी उसके टोटल 7 सब प्रॉब्लम बन गए और हर सब प्रॉब्लम का साइज जो है वो है n by 2. एंड दैट्स व्हाई T of n नाम का जो प्रॉब्लम था ये डिवाइड फेज में 7 सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो गया, जबकि हर सब प्रॉब्लम का साइज क्या है n by 2. एंड दैट्स व्हाई T of n को हमने लिखा 70 n by 2. तो दिस इज अबाउट द डिवाइड फेज. एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इन कॉन्कर एंड कंबाइन. कॉन्कर एंड कंबाइन में जितने भी हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशंस सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनेंगे उनको हमें कॉन्कर करना पड़ेगा. और कॉन्कर करने के लिए या कंबाइन करने के लिए जो हमें कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल बी an square. ये इज अ कांस्टेंट एंड n square will be the complexity. तो n square is the amount of time required to conquer and combine the sub solution. And therefore पूरी रिकरेंस रिलेशन को अगर हम लिखेंगे तो पूरा रिकरेंस रिलेशन बनेगा T of n will be equals to 70 n by 2 plus an square if n is greater than 2. n is greater than 2 इसका मतलब आपके मैट्रिसेस का साइज अगर 2 से बड़ा है. तो दिस इज व्हाट द रिकर्सिव रिलेशन फॉर स्ट्रैसेंस एल्गोरिथम. अगर इस रिकर्सिव रिलेशन को अगर हम इक्वेशन 1 कहते हैं, तो ये इक्वेशन 1 को केयरफुली अगर देखेंगे तो T of n will be equals to 70 n by 2 plus an square इस तरह का ये रिकर्सिव रिलेशन बनेगा. एंड नाउ इट लुक्स लाइक अ लॉगरिथमिक रिकरेंस. और जब कभी भी हमारे पास कोई लॉगरिथमिक रिकरेंस रहता है तो उस लॉगरिथमिक रिकरेंस को मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं. एंड देयरफॉर इस रिकरेंस को भी हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे. अब किसी भी रिकरेंस को अगर मास्टर थ्योरम से सॉल्व करना है, जाहिर सी बात है आपका रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस होना चाहिए. तो वी हैव टू अप्लाई दिस 3 स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. तो स्टेप 1 वी हैव टू गो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यूज a, b एंड f of n. Step 2 we have to go for the computation of left hand side and right hand side. और step 3 में मास्टर थ्योरम का कौन सा केस एप्लीकेबल है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है.
तो टोटल 3 केसेस होती है, केस 1, केस 2 और केस 3। तो तीनों केस में से कौन सा केस एप्लीकेबल रहेगा, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉगरिथमिक रिकरेंस। So now here we have to go for step 1. So step 1 we have identify the values of a, b and f of a. तो a, b और f of a ने कंप्यूट करने के लिए आपको गिवन रिकरेंस को जनरल फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो गिवन रिकरेंस जो है वो है t of n is equals to 70 n by 2 plus a n square, जबकि लॉगरिथमिक रिकरेंस का जनरल फॉर्मेट जो है दैट इज व्हाट t of n is equals to 80 n by b plus f of n। अब दोनों रिकरेंस को अगर हम केयरफुली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वी विल गेट दैट दिस a is nothing but 7 and b is nothing but 2 and f of n is nothing but n square। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम हटा देंगे। तो हियर वी हैव a is 7, b is 2 and f of n is equals to n square। तो क्या ये लॉगरिथमिक रिकरेंस है क्या? तो लॉगरिथमिक रिकरेंस होने के लिए ये की वैल्यू जो है वो ये या एक से बड़ी होनी चाहिए, जबकि हमारे पास 7 है देयरफॉर परमिसिबल। b की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, हमारे पास 2 है दैट इज आल्सो परमिसिबल। और f ऑफ n n स्क्वायर है, देयरफॉर गिवन रिकरेंस जो है लॉगरिथमिक रिकरेंस है और लॉगरिथमिक रिकरेंस होने की वजह से इसको हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 2। तो इन स्टेप 2 वी हैव टू कंप्यूट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन बाय n raised to the power log to the base b and right hand side will be f of n। तो n raised to the power log to the base b अगर कैलकुलेट करना है तो a का वैल्यू कितना है, तो ये is 7 एंड b का वैल्यू कितना है, तो b is 2। हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है, तो आप देख सकते हैं a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 2 दैट वी हैव कंप्यूटेड इन स्टेप 1। तो नाउ इन स्टेप 2 वी हैव टू कंप्यूट दिस टर्म n raised to the power log a to the base b। तो log of 7 and to the base 2। तो log 7 to the base 2 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली log 7 by log 2 आपको कैलकुलेटर में करना पड़ेगा। तो यू विल गेट दिस वैल्यू 2.80735, that is n raised to the power 2.80735 or this is nothing but approximately we can say that n raised to the power 2.81। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो हो रहा है वो हो गया n raised to the power 2.81, जबकि राइट हैंड साइड जो है दैट इज व्हाट n स्क्वायर। तो इन दिस वे वी हैव कंप्यूटेड द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड and now we have to go to step 3। So in step 3 we have to identify which case of master theorem is applicable depending upon the comparison of left hand side and right hand side। तो हमने कैलकुलेट किया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो n raised to the power 2.81 है और राइट हैंड साइड जो है वो है n स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड के मुकाबले बड़ा है, और जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बड़ा अगर होगा तो कौन सा केस एप्लीकेबल होगा? तो वी हैव टू रेफर सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम। So here we have simplified master theorem, and as far as simplified master theorem is concerned, if left hand side is greater than right hand side, then case 1 of master theorem will be applicable, and complexity will be given by t of n will be equal to theta of LHS. Therefore, here as left hand side is greater than right hand side, case 1 is applicable, and t of n will be given by theta of LHS, and theta of LHS is nothing but n raised to the power 2.81. Therefore, complexity will be given by t of n will be equal to n raised to the power 2.81. So in this way we can say that as far as Strassen's algorithm is concerned, complexity is given by t of n is equals to n raised to the power 2.81। अगर हम कन्वेंशनल तरीके से या स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करते हुए डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी से अगर कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी कम्स आउट n क्यूब, जबकि स्ट्रैसन्स एल्गोरिथम अगर हम अप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी मिल रहा है n raised to the power 2.81, और n raised to the power 2.81 ये वाला वैल्यू n क्यूब के मुकाबले इफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगा उतना एल्गोरिथम एफिशिएंट रहेगा। तो n क्यूब के मुकाबले n raised to the power 2.81 ये अच्छा वैल्यू माना जाएगा। तो हियर वी कैन से दैट वी आर गेटिंग सम सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बाय यूजिंग स्ट्रैसन्स एल्गोरिथम इज कंसर्न। और जनरली ये इसलिए हुआ था क्योंकि कन्वेंशनल टेक्निक में टोटल हम 8 मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म कर रहे थे, जबकि स्ट्रैसन्स मल्टीप्लिकेशन में हम ओनली 7 मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो एज फार एज स्ट्रैसन्स एल्गोरिथम इज कंसर्न, you have to remember the thing that it is efficient method as compared to standard matrix multiplication algorithm is concerned, and complexity for Strassen's matrix multiplication algorithm is given by t of n is equals to n raised to the power 2.81. So this was all about complexity analysis of Strassen's matrix multiplication algorithm is concerned. Thank you.